अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तनाजुर में ताज़ा तरीन इंतखाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इसके अलावा जमात इस्लामी के मुज़ाकराती अमल पर भी मुशावरत हुई। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन से मुज़ाकरात करने पर इसरार किया, जिसकी MKM, BNP, काफ लीग और दीगर जमातों ने हिमायत की, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम पे ने इसकी मुखालफत की। इत्तलात के मुताबिक मुज़ाकरात के मामले पर इजलास में इत्तेफाक नहीं हो सका। दूसरी तरफ इंतखाबी अखराजात से मुतालिक 3 इदारों ने अपनी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुक्काम ने 21 अरब रुपए ना देने की वजूहात सरबमोहर दस्तावेज में बयान की हैं, जबकि इलेक्शन के हवाले से आपको ये भी बताएं कि इलेक्शन कमीशन की ये एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक 14 मई को इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 8 अक्टूबर से पहले अगर इंतखाबात होते हैं तो मुल्क में अनारकी फैलने का खदशा है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इंतखाबात को एक ही वक्त में करवाने को ज़्यादा मौजूम करार दिया है। ये भी खबरें हैं कि गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इन चैम्बर समात की, जिसमें मुल्क की 2 अहम तरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान ने उन्हें अमन आमा की सूरत हाल से आगाह किया। दूसरी तरफ मौजूदा आइनी और इंतखाबी बहरान को देखते हुए सियासी जमातों के दरमियान बातचीत का अमल भी शुरू हो गया है। हालांकि माजी करीब में सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों से कहा था कि आपस में बैठकर सियासी मामलात को हल करें, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं किया गया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त ये सब कुछ नहीं किया गया, तो अब ये सब कुछ क्यों और किसके इशारे पर हो रहा है, इसका जवाब हम हबीब अकरम साहब से लेंगे। बहरहाल इस वक्त जमात इस्लामी के बाद पीपल्स पार्टी और ANP ने भी राब्ते शुरू कर दिए हैं। आज इन दोनों जमातों के वफूद ने MKM से भी राब्ता किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ से भी राब्ता करने का फैसला किया। आज जमात इस्लामी का वफ्द लियाकत बलोच की क़यादत में चौधरी शुजात हुसैन से भी मिला। अब देखना यह है कि सियासी दर्जा हरारत कम करने और इंतखाबात की एक तारीख पर इत्तेफाक के लिए ये कोशिशें आखिर कब रंग लाती हैं, और अगर सियासी जमातें इलेक्शन की एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाती हैं तो इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और 90 रोज़ में इंतखाबात की आइनी ज़रूरत की क्या सूरत हाल बनेगी, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि इंतखाबी मामले पर भी ये भी हम बात करेंगे कि इंतखाबी मामले के हवाले से अदालत की जानिब से क्या बड़ा हुक्म आ सकता है, और अगर इंतखाबात पहले होंगे या फिर हम ये देखते हैं कि किसी की नाअहली का मामला पहले आता है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी साहब। आबिद जुबैरी साहब, इलेक्शन कमीशन ने तो रिपोर्ट जमा करा दी आज सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, और वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक ने भी कह दिया कि फ़ंड्स भी फराहम नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की बातचीत भी शुरू हो गई है, मुज़ाकरात का भी मामला शुरू हो गया है, मुख्तलिफ जमातों में मेल मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। क्या मुज़ाकरात अदालती फैसले पर असरअंदाज हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। अदालती फैसला जो होता है वो आइन और कानून के हिसाब से होता है। अदालत ने तशरीह कर दी है कि इलेक्शन जो होने हैं डिसोल्यूशन के बाद 90 दिन के अंदर होने, उस पे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुज़ाकरा ज़रूर करें, हाँ, अलबत्ता आपको याद होगा, आपने ख़ुद भी अभी अपनी बात में ये बात कही कि कोर्ट ने जब ये केस चल रहा था शुरू में 1 मार्च के ऑर्डर आने से पहले, हर पॉलिटिकल पार्टी के जो वकील वहाँ मौजूद थे उनसे कहा कि अपनी लीडरशिप से पूछ लीजिए कि आप लोग किस तरह से इस मामले का हल करना चाहते हैं। तो वो उन्होंने उन्होंने और कोर्ट ने उनको वक्त दिया, वो उठ गई। कोर्ट को बाद में आए तो इन्हीं ने अदालत में ये बयान दिया कि उनके लीडरान ने कहा कि आप केस चलाएं। उसके बाद ये केस चला, 1 मार्च का ऑर्डर आया जो आपको मालूम है। तो लेकिन इशू ये है कि देखिए हालात ऐसे हो गए। देखिए एक तरफ एक जमातें हैं जो आती हैं इलेक्शन एक दिन हो, एक जगह एक दूसरी तरफ आइन की एक तकाजा है कि आइन कहता है कि जब एक असेंबली डिसॉल्व हो जाती है उसके अंदर 90 दिन के अंदर उसका इलेक्शन होना है। तो ये 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। आइन के हिसाब से तो इलेक्शन 90 दिन में होना है, उसकी कोई वजह नहीं हुई। कोर्ट ने पहले उनको मुशावरत की तारीख दी, 30 अप्रैल दी, फिर इलेक्शन कमिश्नर खुद अपनी सवाबदीद पे उसको अनफॉर्चुनेटली इलीगली उसको 8 अक्टूबर कर दिया कोर्ट ने, फिर इंटरवीन किया और फिर 14 मई दी। अब 14 मई की तारीख है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मुशावरत हो रही है और ये इशूज़ हैं, सिक्योरिटी के इशू, देखें सिक्योरिटी के इशू तो हो सकता है, ये फंड्स का इशू जो है ना, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ एक बहाना है, और ये बिल्कुल अदालत में ये बात नहीं चलेगी कि 21 अरब वो नहीं दे सकते। ये बेसिकली ऑर्डर को
डिफीट करने के लिए ये सारी बातें हो रही हैं। हुक्म दिया गया है और स्टेट बैंक को रिलीज करें, उनको रिलीज करना होगा अमाउंट। अगर नहीं करेंगे तो ये मदूली होगी और कोर्ट अपनी तरीके से एक्शन ले सकती है, कंटेम्प्ट की तो प्रोसीडिंग शुरू कर आबिद सकती जुबैरी है। साहब ये बताइएगा कि अगर जैसे आपने कहा सिक्योरिटी सिचुएशन एक मसला बन सकती है या अदालत के हुक्म पर अमल दरामद रोकने के लिए वक्ती तौर पर कोई वजह हो सकती है, तो जो कल सिक्योरिटी एक ब्रीफिंग दी गई है तीनों जज साहिबान को, क्या ये असरअंदाज होगी अदालत के फैसले पर? मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने ये बात नहीं कही कि सिक्योरिटी की वजह से इलेक्शन नहीं रुकेंगे सर। इलेक्शन नहीं रुक सकते सिक्योरिटी के हालात को या फाइनेंशियल हालात को देखते हुए, क्योंकि देखिए जब भी इस मुल्क में इलेक्शन में पाकिस्तान के हालात इकोनॉमिक कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन हमेशा लोग जब नेशनल असेंबली रखते हैं तो जो खर्चा होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये देखिए ना, इशू ये नहीं है, सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं, उसके अंदर वो आगाह कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कराना इन्हीं इदारों का काम होता है, इलेक्शन कमीशन का काम होता है, और बाकी सारे इदारों को उनकी मावनत करनी होती है। आप देखिए इस मुल्क में बड़े बड़े इशूज आए लेकिन इलेक्शन नहीं रुके। तो लेकिन तो और यहाँ एक प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस की बात हो रही, कोई नेशनल पूरे मुल्क में इलेक्शंस की बात नहीं हो रही। अगर 2 असेंबली के इलेक्शन सिक्योरिटी की बिना पे नहीं हो सकते तो फिर नेशनल जैसे बाकी प्रोविंशियल इलेक्शन 8 अक्टूबर या जो भी तारीख आएगी उस दिन कैसे होंगे? तो देखिए हाँ, उन्होंने आके ज़रूर जो आपने फरमाया है कि जो लोग आके मिले चीफ जस्टिस साहब से, हमारी फौजी क़यादत के रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने ज़रूर उनको ब्रीफ किया होगा सिक्योरिटी इशू पे। लेकिन देखें वहाँ उनको इस बात का भी इल्म है, उन्होंने भी आइन के तहत हल्फ उठाया है इसको प्रोटेक्ट करने का, डिफेंड करने का। तो नेचुरली उन पर भी जिम्मेदारी आती है, जैसे हम सब पे, आप पे, अदालत पे, सब पे जिम्मेदारी आती है कि आइन का तक़द्दुस बहाल रखा जाए। तो जुबैरी साहब, एक मौके पे खुद अदालत ने कहा था कि आप कोई पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट कर लें। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने, आपको याद होगा कि जब अप्रैल 2022 में भी वो समाअत कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने एक पॉलिटिकल कंसेंसस की बात की थी। इस पर्टिकुलर केस में भी पॉलिटिकल कंसेंसस की बात कर रहे हैं, तो क्या ये कंसेंसस कहीं इफेक्ट करेगा? मैं बिल्कुल ये बात करता हूँ। देखिए अगर कंसेंसस हो जाता है, कुछ तारीख एक तय हो जाती है, अक्टूबर नहीं, जैसे अगर अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करते हैं नेशनल असेंबली को तहलील करने के लिए और कोर्ट के सामने रखा जाता है कि जी हम इस नतीजे पहुंचे हैं कि सारे इलेक्शन करा लिए जाएं, और बाद में जो डिले हुआ है हम उसको एक आईनी कवर दे देंगे आईनी अमेंडमेंट के तहत, तो हो सकता है कोर्ट उस बात को मद्देनजर रखते हुए उस बात से एग्री कर ले कि जी हाँ, अगर आप सारे इलेक्शन एक साथ हो जाए, प्रोवाइडेड वो माने। लेकिन बात यह है कि आपको याद होगा जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई उस वक्त भी इलेक्शन डिले हुए थे, और बाद में 18वीं तरमीम जब आई 2010 में, या इलेक्शन हुए 2008 में, उस डिले को एक आईनी तरमीम से प्रोटेक्ट किया गया 270B भी। तो इस इलेक्शन अगर आइन की मुद्दत के बाद होंगे तो एक अमेंडमेंट ज़रूरी होगी कॉन्स्टिट्यूशन में उस पीरियड को प्रोटेक्ट। ये कंसेंसस ही हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं आइन में तरमीम के लिए या कोई अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, यानी 66% ऑफ द पार्लियामेंट हैज टू वोट ऑन इट सर। तो कहीं एक रास्ता ये भी निकल सकता है अगर कंसेंसस हो अगेन कि असेंबलियां बहाल हो जाएं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की? देखिए मैं तो समझता हूँ 90 दिन के बाद तो जैसे खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली अब तो केयरटेकर गवर्नमेंट तो बिल्कुल इलीगल हो जाएगी। पंजाब की अगर 14 मई तक नहीं इलेक्शन होता वो भी इलीगल हो जाती है। तो देखिए कोई ना कोई हो सकता है प्रोसीडिंग्स हो कि उनको, जब तक अगर केयरटेकर सेटअप तो चल ही नहीं सकता ना कोर्ट की उसकी इजाजत के बगैर, तो वो जो केयरटेकर सेटअप होगा वो तो इलीगल होगा 90 दिन के बाद। तो देखिए तो फिर तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया इस मुल्क में, वैसे ही हुआ हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। तो ये किस तरह से चलेगा? तो ये कोर्ट के ऊपर जाके करे, कोर्ट हो सकता है वहां करके उनको बहाल कर दे, लेकिन बहाल का इशू नहीं है, अभी डिसॉल्व हो गई। बहाल करने के लिए कौन बहाल करेगा? कोर्ट ही कर सकती है, ऑटोमेटिकली तो बहाल नहीं हो जाएंगे ना जी 90 दिन के बाद। 90 दिन के बाद वो चीज सेटअप हो जाएगा, तो एक खला पैदा हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से दरखास्त लेकर जाना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट के पास कि एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाएं 22 अप्रैल को जब पंजाब में निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म होगी, तो इस पर क्या कोर्ट कर सकती है? कोर्ट हो सकता है निगरान बना दे, लेकिन पॉइंट इज दैट कोर्ट निगरान तो बनाएगी, लेकिन कोर्ट ने पंजाब में तो 14 मई की तारीख दी भी है, तो ये सेटअप जो है वो 14 मई थी। लेकिन आज अगर उन्होंने रिपोर्ट्स दे दी हम इलेक्शन नहीं करा रहे, यानी उन्होंने अपना इरादा साबित कर दिया हुकूमत ने या इलेक्शन कमीशन ने या जिसने भी, तो कोर्ट उसके बाद अपना इलेक्शन अच्छा, लेकिन आबिद जुबैरी साहब इसमें एक और भी पहलू है। अदालत हुक्म देती है लेकिन हुकूमत तकनीकी तरीक़ाकार का सहारा लेकर अमल दरामद की जहमत से खुद को बचा लेती है। आखिर कितनी मोहलत मजीद अदालत देगी? आज जो रिपोर्ट जमा कराई गई है, आपको क्या लगता है आज या कल या परसों में अदालत कोई अहकामात जारी कर सकती है, तौहीन अदालत लग सकती है?
फिर मैं तो समझता हूँ कोर्ट अगर वो ये हुक्म मुद्दली कर रहे हैं और कोई ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं दी जिसकी वजह से उनको ये कानूनी तौर पे उनको ये पैसे उनको नहीं दिए गए या कोई कानून में कोई रुकावट थी जिसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में नहीं लाए गए, कोर्ट का हुक्म 90 दिन का पीरियड एक है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, कोर्ट का हुक्म है कि पैसे फराहम करो, सिक्योरिटी दो। अगर ये नहीं करते तो जो लोग इसके मुर्तकिब होंगे इस हुक्म उदूली के, उन सब पे कंटेम्प्ट लग सकती है। लेकिन जुबैरी साहब, एक बात हो रही है कि ये पार्लियामेंट की आड़ में सब कुछ हो रहा है। यानी अगर आप देखिए कि स्टेट बैंक ने बाकायदा तौर पे पैसे मुख्तस किए, उन्होंने इजाज़त मांग ली वजारत ख़जाना से, वजारत ख़जाना ने समरी भेज दी काबीना में, काबीना ने मंजूर कर ली, पार्लियामेंट में भेज दी, और ये वही सिस्टम है जिसका नतीजा हमें मालूम है कि पार्लियामेंट मना कर देगी। तो इस सूरत में पार्लियामेंट की आड़ में ये जब जो काम हो रहा है, फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी? ये हुकूमत पे आएगी। देखिए ये तो सारा सबके सामने ही बात अयां हो गई है कि ये सारा किया जा रहा है कि पार्लियामेंट को ले जाके उसको डिफीट करने की कोशिश की जा रही है जो कोर्ट का हुक्म है। तो ये क्लियर है कि ये वायलेशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर सब देखेगी कि पार्लियामेंट का उसमें क्या रोल है, लेकिन नेचुरली पार्लियामेंट तो अपने एक तरीके से उसमें होती है, लेकिन जो लोग जिन्होंने वहां ये बात भेजी, जिन लोगों को देखिए ऑर्डर हुआ था स्टेट बैंक का, ऑर्डर हुआ था हुकूमत को, ऑर्डर हुआ था सिक्योरिटी देना हुकूमत का काम है, वो किसी भी आड़ ले लें लेकिन ऑर्डर उन पे था, उनको पाबंद किया जाएगा, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। वो आगे हाँ जस्टिफिकेशन दें कि जी हमने पार्लियामेंट को भेजा, पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया, फिर वहाँ देखा जाएगा कि क्या वो जेन्युइन एक्सक्यूज था, उनके पार्ट पे कंटेम्प्ट बनती है या नहीं बनती। लेकिन ये कोर्ट ही फैसला करेगी कि क्या ये उनके ऑर्डर को डिफीट करने के लिए सारी बातें की गई। जुबैरी साहब, एक और बात भी हो रही है, ये जब मुज़ाकरात की बात चली है पॉलिटिकल अरीना में, तो एक नई बात ये सामने आ रही है कि एक फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए। ख़ासतौर पर सिराजुल हक साहब, जो फ़िलहाल अभी नज़र आ रहा है कि मॉडरेटर हैं इन मुज़ाकरात के, उनकी तरफ से ये तकाजा आ रहा है। तो क्या इस वक्त कोई गुंजाइश मौजूद है फुल कोर्ट बेंच बनाने की? देखिए फुल कोर्ट की जगह तो चीफ जस्टिस का स्वाबदीद होता है फुल कोर्ट बनाए, लेकिन मैं समझता हूँ फुल कोर्ट बनना इस वक्त ज़रा मुश्किल है, क्योंकि आप देखें कुछ मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने खुद ही लेके कह दिया है कि जी ये 184(3) की तो प्रोसीडिंग्स हो ही नहीं सकती। तो अब वो फुल कोर्ट में बैठ के अपने उस ऑर्डर को कैसे मॉडिफाई करेंगे जो उन्होंने लेके दे दिया है कि जी 184(3) में तो नहीं, तो लाहौर हाई कोर्ट से होना चाहिए था। 184(3) में ये जो सुओ मोटो होता है या कोई पटिशन जो आप 184(3) आर्टिकल के तहत देते हैं सुप्रीम कोर्ट में फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो इसके ऊपर कुछ जज कह सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वो किस तरह इस फुल कोर्ट में बैठेंगे। चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल बना सकते हैं कि स्वाबदीद चीफ जस्टिस साहब की है कि वो फुल कोर्ट बनाए या ना बनाए, लेकिन अगर बनाना है और पता है ज़रूर बनाए, लेकिन कौन कौन बैठेगा कौन नहीं होगा, क्योंकि आप देखें गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि उनके हिसाब से फुल कोर्ट जो है वो 13 जजों का है, 2 जज को कहते हैं उनको बैठना नहीं चाहिए। तो इस तरह थोड़ी हो सकता है, ये मैं और आप थोड़ी खड़े को कह सकते हैं मैं इस जज के सामने केस चलाऊंगा उस जज के नहीं चलाऊंगा, ये थोड़ी होता है अदालतों के अंदर सर। अच्छा, एतजाज एहसन साहब ये कह रहे हैं कि इशू बड़ा संगीन और संजीदा हो गया है, वकला को जागना होगा और हमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के लिए तहरीक चलानी होगी, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं बार्स में भी एक तकसीम है, इसकी क्या वजह है और इसे कैसे कवर किया जा सकता है? देखिए तकसीम तो हर जगह होती है, इवन जब तहरीक चल रही थी उस वक्त भी तकसीम थी, आपको याद होगा हर वकील उस तहरीक के साथ नहीं था, लेकिन नेचुरली अक्सरियत थी। अभी भी अक्सरियत जो वकला की है, देखिए कुछ लोग हुकूमती साथ होते हैं। आप जानते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर भी आपने देखा एक सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस का लिया, रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन किया गया पाकिस्तान बार के, मैं भी पाकिस्तान बार का मेंबर, हमें तो मदऊ भी नहीं किया गया उसमें। आज हमने एक स्टेटमेंट जारी किया है वकला में कि जी हम लोग आइन और कानून के साथ करें, उसके पास कुछ हमारे भी एग्जीक्यूटिव में कुछ लोगों को वहाँ बुलाया गया जो उनके ग्रुप के होते हैं, ग्रुपिंग्स होती हैं, वो ग्रुपिंग की वजह से जो लोग इंडिपेंडेंट ग्रुप के हैं जो लीड करते हैं एक एहसन बून साहब और उनके जो एक लीडर हैं जो इस वक्त फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं, वो उनके हिसाब से उनका एक मौकफ है, लेकिन अक्सरियत वकला का मौकफ ये है कि आइन की पासदारी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए, आइन को प्रिवेल करना चाहिए, उसमें हम कोई नहीं। अब देखें वो तहरीक जो बात करते हैं एतजाज एहसन साहब, वो तहरीक जो थी वो एक डिक्टेटर थे, उसके ज़माने चीफ जस्टिस को माजूल कर दिया गया था, उसके खिलाफ एक तहरीक चली थी। लेकिन यहाँ तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की बात यह है, इसका तहरीक का जो है हम लोग खड़े हुए हैं आइन और कानून के साथ, अक्सरियत खड़ी हुई है, और हम इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। इस वक्त कोर्ट पे जो हमला हो रहा है हम उनके साथ खड़ेंगे, कोर्ट के हुक्म को मानेंगे। लेकिन जुबैरी साहब, कोर्ट के अंदर भी तो रिकंसिलिएशन की ज़रूरत है ना? बिल्कुल है।
बिल्कुल है, आप बजा फरमाते हैं, वहाँ भी डिवीज़न है, लेकिन डिवीज़न होता है। वो वहाँ के जो सरबराह होता है, जो चीफ जस्टिस साहब होते हैं और सीनियर जजेस हैं, उनको बैठना चाहिए कि वो देखें कि किस तरह से इस मामले को सॉल्व करें। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि जो चीफ जस्टिस पे जिस तरह से आप देखें, चीफ जस्टिस साहब पे हमले हो रहे हैं, को आइन और कुछ जजों को, मखसूस जजों को टारगेट किया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, और कहा जाता है हम उनके हुक्म नहीं मानेंगे। ये सारी बातें रुकनी चाहिए। हमें इज़्ज़त करनी चाहिए पार्लियामेंट की भी और कोर्ट्स की भी। जब तक आप इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप उनका हुक्म नहीं मानेंगे, तो इस तरह से ये तनाव और ये अच्छा, आप क्या प्रॉब्लम समझते हैं, रहेगी। आप क्या समझते हैं कोई ऐसा दरमियानी रास्ता है कि पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान जो इस वक्त एक महाजराई की कैफियत है उसे खत्म किया जा सके? मैं नहीं समझता महाजराई। देखिए, अदलिया किसी से महाजराई नहीं करती। ये बड़ा गलत आपका सवाल था, विद मोस्ट रिस्पेक्ट। महाजराई नहीं हो सकती, वो महाजराई कर सकते हैं। अदलिया सर, सिर्फ वन कानून साइडेड महाजराई, ये देखें ना, अदलत बार बार हुक्म देती है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बजाय इसके कि अमल दरामद किया जाए, बार बार अदालत के सामने उज़र पेश कर दिए जाते हैं। उज़र जो पेश किया जाता है कि वो जेन्युइन उज़र है तो कोर्ट उसको देखेगी, लेकिन नहीं, अगर उन्होंने कोर्ट की हुक्म उदूली की है, कोर्ट को चाहिए या कोर्ट देखेगी कि उस पे क्या एक्शन लेना है, कोर्ट एक्शन लेगी। और आप देखें माजी में भी जब कोर्ट की बात नहीं मानी गई, कोर्ट ने एक्शन लिया, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी घर जाना पड़ा उस वक्त। तो अब आपको लगता है कि 14 मई को जो इंतखाबात का हुक्म है पंजाब के लिए, वो इर्रिट्रैक्टेबल है, वापस नहीं हो सकता? नहीं, मैं देखें, कोई चीज़ हतमी नहीं होती। अगर ये मुज़ाकरात, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बैठ के मुज़ाकरात कर लेती हैं, और मैं चाहता हूँ, और मैं पूरे, हम लोग वकला कम्युनिटी भी चाहती है, सुप्रीम कोर्ट बार भी चाहती है कि हम लोग भी अपना रोल अगर जो कब कर सकते हैं, हमारी खिदमत हासिल, हम लोग मौजूद हैं उसके लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, कि ये लोग बैठें, आपस में तय करें। देखिए, ये हम लोग सब स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क की खुशहाली के लिए। इस वक्त सब बैठें, सर जोड़ के बैठें। और जैसे अभी आप देखा है कि जरदारी साहब ने एक मुहिम उठाई है, कोशिश कर रहे हैं, हर तरफ से कोशिश हो रही है। सिराजुल हक साहब का आपने ले गया, इमरान खान साहब हैं, उन्होंने भी कमेटी बना दी है ताकि मुज़ाकरा, अगर ये किसी मुज़ाकरा तक हो जाए, कोर्ट के सामने वो एक वर्केबल सोल्यूशन दें कि इस तरह से हम सब पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन तो पॉलिटिशियंस ने करना है ना जी, सियासी जमातों का इलेक्शन होना है, तो वो आपस में अगर बैठे तो कोर्ट भी उस पर नजरसानी कर सकती है और उनको फैसिलिटेट कर सकती है, मैं समझता हूँ। लेकिन मैंने आपसे जैसे कहा, बाद में यही लोग बैठ के आईनी तरमीम से इस पीरियड को जो डिविएशन हुआ है और जो बात 90 दिन से आगे जारी है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, प्रोग्राम में आप मौजूद थे। हबीब साहब, बार बार हम मुज़ाकरात की भी बात करें, आबिद ज़ुबैरी साहब से भी हम बात कर रहे थे, इस अहम मौके पर जब अब सुप्रीम कोर्ट को कह दिया गया इदारों की जानिब से कि इलेक्शन नहीं हम करा सकते, मुज़ाकरात की बात किसने और क्यों छेड़ी? देखिए, जहां तक तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का ताल्लुक है, तो अगर मुज़ाकरात उस 14 मई से पहले पहले मुकम्मल नहीं होते, तो इसका मतलब यह है कि फिर हमें आइन को लपेट के घर में रख लेना चाहिए, जुज़दान में लपेट के हम इसको कहीं भी रख लें, क्योंकि इसके ऊपर अमल दरामद तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 90 दिन की मुद्दत भी गुजर चुकी और दस्तूर ने ये तय कर दिया है कि बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट का हर हुक्म हर फर्द पर मानना लाजिम है। तो लिहाजा अब जो मुज़ाकरात की विंडो है वो बहुत छोटी है, यानी अब आपके पास सिर्फ 14 मई तक का वक्त है। 14 मई से पहले पहले अदालत को कुछ ऐसा बताया जाए कि हम या तो ये करने वाले हैं, या वहाँ पर कोई मुआहिदा जमा करवाया जाए, को बताया जाए कि जनाब आपका जो हुक्म है हमारे सार आंखों पर, लेकिन हकायक में कुछ तब्दीली आ गई है। तो लिहाजा एक तो ये बात करना होगी, विंडो को बहुत बड़ी नहीं है। कुछ खबरें साहब, सॉरी, आपकी दूसरी बात से पहले मैं एक, अभी जो आप बात कर रहे थे, कुछ खबरें ये आ रही हैं कि जो इन चैम्बर ब्रीफिंग दी गई है चीफ जस्टिस साहब को और दीगर मौजूद जज साहिबान को सिक्योरिटी मामलात के हवाले से, उस पर कुछ तसल्ली का इजहार देखिए, किया गया बात ऐसी नहीं है। देखिए, जो अदालत का तरीक़ाकार है वो खुली अदालत का है। अदालत के जज के सामने जो हकायक पेश होते हैं वो सबके सामने होने चाहिए। ये जो इन चेंबर जाके प्रेजेंटेशन देना, बताना, समझाना, ये पॉलिसी मेकिंग होती है कि उमूमी हमारी पॉलिसी ये है, तो अदालत आइंदा फैसला करते हैं, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी का कानून के अंदर एक एहतराम ज़रूरी है। तो वो बताना एक अलग बात है, लेकिन इलेक्शन इस ब्रीफिंग की वजह से डिले हो जाए, ये मुझे समझ नहीं आता। इसके लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आप मुज़ाकरात की बात कर रही हैं ना, तो मुज़ाकरात पे मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि मुज़ाकरात की बात अब उसमें सब लोग इन्वॉल्व हो गए। सबसे क्या मुराद है? सबसे मुराद ये है कि कल हम एक सवाल बार बार एक सवाल उठ रहा है, वो है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, गारंटर कौन है, गारंटर कौन बनेगा। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे ही ये मुज़ाकरात हो। अच्छा
जी। अच्छा, यानी ये आप बर बिनाए इत्तला कह रहे हैं? इत्तला अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, इसे हम आपको। खबर समझे जी कि आप बिल्कुल, खबर दे रहे हैं। कि इसमें तमाम फरीक हमारी रियासती ताकत के मुसावात के, जिसे आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की इक्वेशन कहती हैं, उसमें मौजूद तमाम अनासर इस वक्त मज़ाकरात चाहते हैं। अच्छा, अब मज़ाकरात चाहते हैं तो वो मज़ाकरात करेगा कौन? सिर्फ मज़ाकरात चाहते हैं या इलेक्शन भी चाहते हैं? इलेक्शन भी चाहते हैं। अच्छा, देखिए, ये इलेक्शन भी चाहते हैं और मज़ाकरात भी चाहते हैं। अब इसमें मसला ये आ रहा है कि इन मज़ाकरात का विनर कौन होगा और लूजर कौन क्योंकि होगा। ये बात पहले आ चुकी है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि हम इसलिए इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते कि एक फरीक नाराज होगा और एक खुश होगा। अब भी तो एक ऐसा हम फरीक नहीं अब चाहते। भी एक फरीक नाराज होगा। अच्छा, जी, अब भी एक फरीक नाराज होगा। देखिए, जहां तक हालात पहुंच गए ना, वहां पे ऐसा मुमकिन नहीं है अब कि किसी की मज़ाकरात नाराजगी का मैटर नहीं करती। अब मज़ाकरात का नतीजा सबके लिए विन विन निकले। बात यह है कि सबसे पहले तो मज़ाकरात का होना ही इमरान खान की बहुत बड़ी फतह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान की तारीख में बनने वाले सबसे बड़े सियासी इत्तेहाद और इसके गैर सियासी हमायतियों को मज़ाकरात पे आमादा कर लिया। इस पे अगर खान साहब यू टर्न भी ले लेते हैं तो किसी को कोई एतराज तो नहीं ये कोई होगा। छोटी फतह तो नहीं है ना। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने तो सिर्फ 12 महीने के अंदर अंदर, जिसे कहा जा रहा था कि इमरान खान, वो आप जरा कभी आज निकालते और चलाते कि पैसे नहीं चले, मुस्लिम लीग नून का टिकट चला है, ठीक है, तो वो पता चलता आज के वो जितना बड़ा ये इत्तेहाद और जो कुछ ताम झाम से आया था, वो आज सारे का सारा मुज़ाकरात के लिए तैयार है, सवाए 2 अज्जा के, और वो अज्जा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम। अब आप सोचें कि जनाब जमीयत उलमा इस्लाम शहबाज को, शरीफ साहब ने तो हामी भरी है, क्या वो नून लीग से ताल्लुक नहीं शहबाज रखते? शरीफ साहब के पास ऑप्शन खत्म हो गई। अच्छा, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गई है यहां से ऑनवर्ड, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर हालात में जौहरी तब्दीली नहीं आती, आज तक की मैं आपको खबरें बता रहा हूं, अच्छा, अगर जो आज तक की इत्तलात हैं और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो ये कि इत्तेहाद छोड़ दे, और अच्छा। इत्तेहाद छोड़ेगी तो हुकूमत गिर जाएगी, और फिर एक ही रास्ता है कि आप असम्बलियां तोड़ दें। तो लिहाजा ये काम कर सकते हैं। दूसरी सूरत में मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है, और वो नुकसान क्या कैसे होगा, और जमीयत उलमा इस्लाम को। आसिफ अली जरदारी साहब ने, आपको याद होगा कि जब अप्रैल में इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक में बात पास हो रही थी, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि जनाब हम एक शख्स के अलावा, यानी इमरान खान साहब के अलावा, पीटीआई से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद अब रिसेंटली जो उन्होंने हामिद मीर साहब से गुफ्तगू की, जिसका अंदिया वो पहले ही दे चुके थे कि मैं हामिद मीर साहब से गुफ्तगू करूंगा, तो गोया हामिद मीर साहब के साथ जो गुफ्तगू है वो दरअसल सवालन जवाबन इंटरव्यू नहीं है, वो जरदारी साहब का एक वीडियो प्रेस रिलीज है, फरमाइशी प्रोग्राम है। तो उस फरमाइशी प्रोग्राम में उन्होंने खुद कहा कि जनाब हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब सिर्फ 12 महीने के अंदर अंदर एक शख्स से बात नहीं हो सकती, और फिर अब उसी शख्स से बात करें कहते क्यों नहीं हो सकती। तो लिहाजा सियासत में सब कुछ मुमकिन है। तो लिहाजा जब उन्होंने ये बात वाजे की हुकूमत के ऊपर, तो पहले हुकूमत से मुराद PMLN के ऊपर, तो PMLN की भी कैंपेन टांगना शुरू हो गया। तो उन्हें थोड़ा सा समझ है कि जरदारी साहब को अचानक क्या हो गया। हाँ। उसके बाद फिर सिराजुल हक साहब मैदान में आ गए। सिराजुल हक साहब ने उससे पहले ही मैदान में थे, लेकिन सिराजुल हक साहब ने बाकायदा तौर पर शद्दोमद के साथ आ गए। और सिराजुल हक साहब और आसिफ अली जरदारी साहब बैक वक्त एक बात कर रहे हों, तो इससे मानी अखज़ करना भी कोई बड़ी बात नहीं है कि अच्छा ये अचानक क्या हो गया, ये वो पल भर में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। तो लिहाजा अब यहाँ से 2 रास्ते निकलेंगे, 2 रास्ते ही निकलेंगे कि, और इनका मकसद क्या है, पहले अब 2 रास्तों के से पहले मैं आपको इनका मकसद, देखिए सबसे पहली बात यह है कि जब मुज़ाकरात होंगे तो सबसे पहले जहां से दबाव कम होगा वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट होगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने, आप इसकी दाद दीजिए इमरान खान साहब को, इनकी मुजम्मत कीजिए, उनकी चालाकी करार दीजिए, उनकी समझदारी करार दीजिए, आप जो मर्जी कह लीजिए। उन्होंने 12 महीने से मुसलसल अपने बयानात का रुख एक ही तरफ रखा। उनके लोग गिरफ्तार हुए, उन्होंने पुलिस को नहीं कुछ कहा, उन्होंने हुकूमत को कुछ नहीं कहा। उन्होंने
उनके लोगों को मार पड़ी, उन्होंने हुकूमत को कुछ नहीं कहा। उनसे मुज़ाकरात की बात की, बल्कि 2-4 दफ़ा तो मैंने भी खुद हुकूमत उनके सामने बात की, यानी इमरान खान साहब के साफ़ी जब मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बाइख्तियार लोगों से मुज़ाकरात करूंगा। मैंने कहा जी, लोगों ने पूछा बाइख्तियार कौन है, उनका जो बाइख्तियार होगा उसे पता चल जाएगा, वो सामने आ जाएगा। तो अब जरदारी साहब को मैंडेट मिल गया है। अच्छा। और जमात इस्लामी के पास भी मैंडेट है, लेकिन अभी ये मैंडेट जो है, इसमें ये इतना पक्का नहीं हुआ, इसमें से भागने की गुंजाइशें मौजूद है। अच्छा जी, लेकिन अब सबसे पहले तो किसके भागने की? सबके भागने की। अच्छा। अब पहले तो ये है कि इमरान खान साहब अब ये देख रहे हैं कि पहले तो ये बताएं कि ये कहाँ खड़े हैं, कि क्या सिराजुल हक साहब वाकई कोई बात मनवा सकते हैं, और जरदारी साहब क्या वाकई कोई बात मनवा सकते हैं। जरदारी साहब की पोजीशन इसलिए स्ट्रांग है कि जरदारी साहब की पार्टी इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, और अगर वो वहां से निकल जाते हैं तो पूरी की पूरी हुकूमत जमीन पे आ पड़ेगी। तो लिहाजा जरदारी साहब के पास एक मैंडेट भी है और अपनी बात मुस्लिम लीग नून से मनवाने के लिए एक ताकत भी मौजूद है। ठीक है। तो लिहाजा अब ये सबसे पहला काम इसका ये हुआ, फायदा ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर से दबाव कम होगा, और एस्टैब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान जो एक तफरीक का तासुर है वो भी कुछ कम होगा। हबीब साहब, एक ब्रेक मुझे लेनी है, क्विक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें मुज़ाकरात के हवाले से। अदालत की जानिब से भी अब इस पर क्या ऑर्डर सामने आता है, अदालत इस पर क्या एक्शन लेती है, इस पर भी हम बात करेंगे। हबीब साहब, मुज़ाकरात की बात तो हो रही है, लेकिन जैसे हम आबिद ज़ुबैरी साहब से बात कर रहे थे कि फिर अदालती हुक्म की क्या इसमें गुंजाइश होगी, अदालत कहाँ स्टैंड करेगी? देखिए, अदालत के बारे में एक है मुस्लिम लीग नून का मौजूदा मौक़िफ़, लेकिन मुस्लिम लीग नून का हिस्टोरिकल मौक़िफ़ ये नहीं रहा। आज तो मुस्लिम लीग नून को जजों पर भी एतराज़ है, नाम ले लेकर तानो तशनी की जा रही है, जलसों में तस्वीरें चलाई जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून, और आज भी जनाबे शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म ये फरमा रहे थे कि कानून तो बना नहीं, देखें जी वो कानून पहले ही, मतलब आज भी फिर जजेस के हवाले से बात वो कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का माजी इस तरह का नहीं है। तो ये तो मुस्लिम लीग नून का हिस्टोरिकल मौक़िफ़ है और उसका अमल भी है। 2017 में मुस्लिम लीग नून के मतलब सदर जनाब नवाज शरीफ साहब को और वजीर आजम थे, उनको नाअहल किया था, तो लिहाजा मुस्लिम लीग, और ये फैसला भी माना गया था, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अदालती फैसले मानती है, और अगर कल अदालत आएगा, अदालत मानेगी, माने भी। आज की डेट में तो हमें नहीं लग रहा। अब मसला बहुत उसकी वजह है, जो अदालती फैसला नहीं माना जा रहा था उसके पीछे पीपल्स पार्टी भी थी, उसके पीछे दीगर जमातें भी थी। पीपल्स पार्टी अदालत की इस तरह ब्लैटेंट हुक्म उदूली के बारे में नजरसानी कर चुकी, आप इसको यूं समझ लीजिए कि पीपल्स पार्टी अदालत की बात मानने के लिए तैयार है। अच्छा, जी, तो गोया मुस्लिम लीग नून जो कुछ अब तक कह रही थी उसके पांव के नीचे से मिट्टी सरकना शुरू हो गई, तो लिहाजा सूरत हाल बदल गई है ना। पीपल्स पार्टी नहीं ना, अभी सब दीगर जो इत्तेहादी जमातें मैटर करती है, लेकिन बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा पार्लियामेंट तो नंबर्स है ना, पार्लियामेंट तो में तो नंबर्स हैं, पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उसी वक्त तक कायम है जब तक पीपल्स पार्टी। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग काफ, हमारे साथ प्रोग्राम में अब मौजूद हैं। चौधरी साहब, मुज़ाकरात के हवाले से जो बातचीत चल रही है, आपसे भी मुलाकातें कर रहे हैं सिराजुल हक साहब, क्या नताइज निकले हैं चौधरी साहब? जी, आज लियाकत बलोच साहब चौधरी शजात की रहायशगाह पे तशरीफ लाए थे, जिसमें मैं भी मौजूद था और शाफे साहब जो कि हमारे पंजाब मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने अपनी जो मीटिंग्स उनकी हुई हैं इमरान खान साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ और दूसरी जमातों के साथ, उन्होंने हमें उस पर ब्रीफ किया और हमने उनको यकीन दिलाया है कि कोई भी बात जो मुज़ाकरात की होगी, जिसमें राउंड द टेबल पार्टियां बैठेंगी, तो हम उनकी इस शिकावश को सराहते भी हैं
और उनको हर तरीके से सपोर्ट जो है वो भी करेंगे। तो इंशाल्लाह जब भी मुज़ाकरात होंगे तो हमारी ये ख्वाहिश होगी कि मुल्क की तमाम सियासी जमातें जो हैं उन्हें मिलकर ये मुल्क के जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनका हल निकालना चाहिए। चौधरी साहब, आपकी पार्टी इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है और हुकूमती इत्तेहाद का जुज़्वे आज़म है PMLN। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी मुस्लिम लीग नून की तमाम इत्तेहादी जमातें तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन खुद PMLN इससे गुरेज कर रही है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इससे गुरेज करेगा। सब लोग जो हैं इसमें शामिल होंगे। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी काफ़ी जो है टफ लाइन मुज़ाकरात के हवाले से हमेशा रही है, और उन्होंने हमेशा ये नुक्ता नज़र रखा है कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं बैठेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर अब वो मुज़ाकरात के लिए मुसलसल कहते रहे कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अब उन्होंने कहना शुरू किया है, तो हम समझते हैं कि अब मुस्लिम लीग नून जो है उनको भी मुज़ाकरात की राह में किसी किस्म की रुकावट जो है वो नहीं बननी चाहिए। लेकिन एक बात पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, एक बात पे हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि मुल्क में तमाम सूबों में और मरकज़ में एक दिन इलेक्शन जो है होने चाहिए। ये कहना बड़ा आसान है कि जी पंजाब में पहले हो जाएं, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन इसके जो तबाहकुन असरात होंगे उसको ना तो जुडिशरी समझ सकती है और ना जो लोग समझ सकते हैं जिनको पॉलिटिक्स का, सियासत का इतना वसी तजर्बा नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अगर पंजाब में पार्टी के साथ भी आपके कोई मामलात हुए हैं? पीपल्स पार्टी से भी कोई राब्ते हुए हैं? देखिए जी, मेरे राब्ते तो तमाम जमातों से हैं। मेरे मुज़ाकरात के हवाले से पर्टिकुलरली? जी, मुज़ाकरात के हवाले से तमाम जमातों से मुज़ाकरात हैं और तमाम जमातें जो हैं मुज़ाकरात के हक में हैं। देखें, ये मुल्क हम सब का है। इस मुल्क में अगर सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो इस मुल्क के जो गंभीर मसाइल हैं वो हल नहीं। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आपने ये तो बिल्कुल ठीक कहा कि एक दिन इलेक्शन आपके ख्याल में बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब दरमियान में अदालती फैसला है जो 14 मई को बताता, 14 मई का दिन मुकर्रर करता है पंजाब में इलेक्शन के लिए। उसके बाद फिर एक दिन KP का इलेक्शन भी आ जाएगा। तो दरमियानी सूरत क्या हो सकती है? क्या आप सुबह कौमी असम्बली तोड़वाएंगे? क्या करेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जब हम मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे तो ये कोई हरफे आखिर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो 14 मई को इलेक्शन होने हैं। तो भाई अगर 14 मई को इलेक्शन होने हैं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन जो है वो क्यों नहीं 90 दिन में हो रहा है? तो ये चीजें जो है सियासत में, इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब आप सियासी फैसले जुडिशरी से करवाएंगे तो इससे मुल्क का भी नुकसान होगा, सियासत का भी नुकसान होगा और सियासी जमातों का भी नुकसान होगा। इसलिए ये सियासी फैसले सियासतदानों को हल करने हैं। और इसलिए बड़ी गिव एंड टेक पे होते हैं ना फैसले, तो गिव एंड टेक पे होते हैं। अब इमरान खान के पास तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप ले सकें। आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जो इमरान खान साहब को दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल इमरान खान के पास भी सब कुछ है, वो दे सकते हैं। अगर सिर्फ ये फ्लेक्सिबिलिटी की सियासत अपना लें, कन्फ्रंटेशन की सियासत जो है, इससे उनकी पार्टी को भी नुकसान होता है, मुल्क को भी नुकसान होता है। तो कन्फ्रंटेशन की सियासत से निकलें। और ये कोई हरफे आखिर नहीं है कि 14 मई को होने हैं, और ये भी हरफे आखिर नहीं है कि 8 अक्टूबर को होने हैं। यानी कोई दरमियानी डेट भी हो सकती है, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है। मुल्क के इंटरेस्ट जो है वो मैं अपना जाती तौर पर मैं समझता हूँ कि मेरा जाती इंटरेस्ट या मेरी पार्टी का इंटरेस्ट जो है उससे मुझे मुल्क का और पाकिस्तान के इंटरेस्ट, अवाम का इंटरेस्ट जो है बहुत अजीम है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये कोई मैजिक नहीं है कि रात को इलेक्शन होंगे और अगले दिन पाकिस्तान में दूध की नहरें बहनी होनी शुरू हो जाएंगी और पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे। तो भाई ये बहुत मुश्किल मसाइल हैं, मुश्किल फैसले करने हैं। सबसे पहले हमें सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ जाना पड़ेगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, एक दूसरे की बात सुननी पड़ेगी। चौधरी साहब ये बताइएगा कि आपका तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, बिलखुसूस यूरोप, अमेरिका में आपका काफ़ी आप उसको समझते हैं और आप उसका हिस्सा भी रहे हैं। ये जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कैफियत है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होगा हम नहीं मानेंगे, तो आपके ख्याल में जो इंटरनेशनली हमारे मुल्क की इज्जत काफ़ी कम नहीं होगी कि आप अपने निज़ाम पे नहीं चलते, ना दस्तूर के मुताबिक चलते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक चलते हैं? देखें, ये सारी बातें हैं तो वहाँ पर कौन सी सुप्रीम कोर्ट है जो अमेरिका की या बरतानिया की
जो कि पॉलिटिकल मामला जो हैं उनमें दखल देती है या ऐलान करती है। वहाँ सियासतदान अपने मामलात नहीं लेकर जाते ना सुप्रीम कोर्ट में। हेल्थ को इस तरीके से चलाना है, एजुकेशन को ऐसे ठीक करना है, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये खराबियां तो हर जगह पे मौजूद हैं। और आप जहां जिस में पहुंचे हैं उसमें क्या सिर्फ सियासतदानों का किरदार है? सियासतदानों ने भी यहाँ तक मुल्क पहुंचाने में अपना हिस्सा डाला है, ब्यूरोक्रेसी ने भी अपना हिस्सा डाला है। जुडिशरी के क्या माजी के जो फैसले हैं वो आज हम रिग्रेट नहीं करते कि अगर माजी में ये फैसले ना होते। तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए और मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में फैसले जो हैं करना है। अगर आप मुझसे पूछें कि इस मुल्क की 10 साल की तजर्बा में एक सेंटेंस में मुल्क के जो मसाइल की बुनियादी वजह है वो बयान करूं, तो वजह सिर्फ एक है कि जब तक हम सियासत में जमहूरियत नहीं ले आएंगे, पार्टियों में जमहूरियत नहीं होगी, फर्दे वाहिद के फैसले पार्टियों पे मुसल्लत नहीं होंगे, शख्सियत परस्ती से नहीं निकलेंगे, सीनियर कॉलीग अपने पॉइंट ऑफ व्यू जुर्रत के साथ अपने लीडरों से डिसएग्री नहीं कर सकेंगे, ये मुल्क बहरानों का शिकार रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, प्रोग्राम में आप मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें मुज़ाकरात के हवाले से। हबीब साहब, कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? गो कि आप कह रहे हैं कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में एक फरीक ही खुश होगा, दूसरा नाराज़ ही होगा। देखिए, अब मुकम्मल खुशी तो किसी के हाथ में नहीं आएगी। अब सवाल यह है कि दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है। कल सिराजुल हक साहब ने भी एक बात की थी और आज वही बात अभी चौधरी मोहम्मद सरवर साहब भी दोहरा रहे हैं। दोनों क्या कह रहे हैं कि 14 मई आखिरी नहीं है, आखिरी बात नहीं है, और इसी तरह 8 अक्टूबर भी आखिरी बात नहीं है। तो दरमियान में कहाँ पे आ सकते हैं? अब दरमियान में जो सूरत हाल आ सकती है वो ये है कि अब आप नेशनल असम्बली तोड़ दें। नेशनल असम्बली तोड़ने से क्या होगा? यानी अगर आज आप नेशनल असम्बली तोड़ दें तो आज 18 तारीख है, आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, तो 18 मई, 18 जून, 18 जुलाई, तो आपके पास जुलाई तक का वक्त वैसे ही आ जाएगा। ठीक। अच्छा, 17 अगस्त को आपकी ये असम्बली वैसी मुद्दत को तो माफ कीजिएगा, उससे कुछ पहले अगस्त के वस्त से पहले इसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी। तो एक महीना इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा 10-15 दिन 20 दिन मुज़ाकरात करके तेजी से आप किसी नतीजे पर पहुंचे और उसके बाद आप असम्बली तोड़ दें, तो आप अगस्त में इलेक्शन करवा सकते हैं। अगस्त में करवा लें, सितंबर में करवा लें, जुलाई में करवा लें। तो इस तरह आप इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त क्राइसिस है वहां से आगे बढ़ा जा सकता है। बसूरत दीगर मैं आपको अर्ज करूं, अगर ये अटके रहे तो ये क्राइसिस ज्यादा से ज्यादा संगीन होता चला जाएगा। और इसमें बहुत, हाँ, PMLN के अंदर मैं आपको एक अर्ज करूं कि एक फैक्टर ऐसा है, एक फैक्शन ऐसा है जो ये समझते हैं कि, मैंने आपको पहले भी इसी प्रोग्राम में अर्ज किया था कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जी इमरान खान और शहबाज शरीफ एक फ्रेम में नजर आए। अच्छा। और आसिफ अली जरदारी साहब भी, ये तीनों एक फ्रेम में नजर आए। ये अब आपको पता है मुज़ाकरात में जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बहुत बड़ी रुकावट है वो ये है। अच्छा। यानी अगरचे एक दूसरी रुकावट भी है, लेकिन एक रुकावट ये भी है कि इमरान खान अपनी टीम के जरिए मुज़ाकरात ना करे, बराह रास्त करे। और बराह रास्त कैसे करें कि वो अपनी टीम लेके टेबल के एक तरफ बैठे हों, मेज के दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब बैठे हों, इमरान खान एक तरफ जरदारी साहब बैठे हों, एक तरफ जरदारी साहब बैठे हों, इमरान खान। अब देखिए, ये अब मुस्लिम लीग नून के अंदर अना का मामला बन गया। हालांकि इन तीनों असहाब की, यानी आसिफ अली जरदारी साहब की, शहबाज शरीफ साहब की और जनाब इमरान खान साहब की कोई मुलाकात जरूरी नहीं। अच्छा। बात यह है कि अपनी अपनी टीम्स बनाए, और इमरान खान ने इसमें, PTI ने तो पहले अनाउंस किया बाकायदा अपने, यानी सेक्रेटरी जनरल के जरिए अनाउंस किया ना, तो इसी तरह अपनी टीम्स अनाउंस करें, एक इब्तदाई टीम हो और उसके बाद आखिर में नुमाइंदे तय करे और जो प्रेस रिलीज है वो पढ़ के सुना दी जाए। तो इसमें तीनों का बैठना जरूरी नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल, और अगर बैठ भी जाएं हबीब साहब तो क्या मुज़ायका है इसमें? अब मेरा ख्याल है कि अब इनको बिठाने पर इसरार करना मामले को उलझाने के मुतरादिफ होगा। अच्छा। इनको बिठाना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना। जब खाली बैठना, क्योंकि तलखी बहुत ज्यादा और वैसे भी छतरी ज्यादा मैटर करती है, छतरी मैटर कर रही है, अहम बात यह है। तो ये जरूरी नहीं है कि अब और छतरी के नीचे सारी आ जाए, फिलहाल इतना बच जाए, कोई कपड़े थोड़े से गीले भी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से
आगे अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मुज़ाकरात कब से कब शुरू हो और कब ख़त्म हो। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये मुज़ाकरात अप्रैल के अंदर अंदर ही होने चाहिए, अप्रैल और मई के। आज 18 हो गई है जी 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 मई तक। इसके बीच बीच में मुज़ाकरात होंगे तो मीनिंगफुल होंगे। पाकिस्तान सीधे रास्ते, पाकिस्तान पटरी पे वापस आ जाएगा बसूरत दीगर। अल्लाह करे ऐसा ही हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह ने के बाद।